अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट 2025-26 कल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। इस बजट को देखते हुए सुनते हुए मैंने इस बजट को नाम दिया है गवर्नमेंट दोस्त बजट, क्योंकि अवाम दोस्त बजट जो है वो काफ़ी ऐसे से नज़र नहीं आया, तो इस वजह से इस बजट को खास करके मैंने नाम दिया है गवर्नमेंट दोस्त बजट। अच्छा, इस बजट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो बार बार कहते थे कि हमने नस्लें बचानी है, नस्लें। तो उन्होंने वाकई कुछ नस्लों को बचाया है इस बजट में। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी नस्लें जिनको उन्होंने बचाया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एक जो बजट का लबो-लबाब है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ सस्ती हो रही है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि 3 घंटे की स्पीच सुनने के बाद जो एक मेरा निचोड़ है वो 10 से 15 मिनट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो एक आम आदमी है उसको पता लग जाए कि जो फाइनेंशियल टर्म्स वो बोल रहे थे कि वो क्या है, उनको पता लग जाए कि बजट में उनके साथ क्या हुआ है। मेरा नाम मिर्जा ज़ैदी है, आई एम द CEO ऑफ व्लॉग्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, ऑनलाइन अर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, कंटेंट होता है। और अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। पहले एक बात आपको बड़ी जरूरी है बताना कि मैंने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक पोस्ट लगाया था कि मैं बजट के ऊपर एक पूरी प्रॉपर समराइज वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया जी कि आपका क्या लेना देना बजट के साथ। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हर उस आदमी का बजट के साथ बहुत डायरेक्ट लेना देना है जो इस मुल्क में रहता है, और मेरा उससे भी ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन है बजट के साथ, क्योंकि मैं इस मुल्क में बिजनेस कर रहा हूँ। इस पैथेटिक कंडीशन के अंदर भी अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर बिजनेस कर रहा है ना, तो उसको सलाम करें आप लोग, ठीक है। और बिजनेस का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इकोनॉमी के साथ होता है, और इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बजटिंग के साथ होता है। दैट इज वाई मेरा डायरेक्ट रिलेशन है बजट के साथ। और ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये मुझे पता है, मैंने इनको पढ़ लिया है जो मैंने पढ़ना था। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बस खबरें सुन रहे हैं और उस चीज को अज्यूम कर रहे हैं। मैं उसकी डिटेल आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आपको पता लगे कि बजट में एग्जैक्टली हुआ क्या है आप लोगों के साथ। बजट के ऊपर आता हूँ। एक बहुत अच्छा बजट जो है वो गवर्नमेंट पेश कर सकती थी, एक आवाम दोस्त बजट जो है वो गवर्नमेंट पेश कर सकती थी अगर वो अपनी अयाशियों के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस कर लेते। गवर्नमेंट ने इस बजट के ऊपर क्योंकि अपनी अयाशियों के ऊपर बड़ा फोकस किया है, और जिसकी वजह से वो आवाम दोस्त बजट नहीं रहा। तो जब इनकी अपनी अयाशियों की बारी आती है तो IMF की कोई शर्त नहीं होती, लेकिन जब हमारी बारी आती है, आवाम की बारी होती है, तो आवाम उसकी IMF की बड़ी जो है वो संगीन शर्तें होती हैं, ठीक है। तो मुझे सर ये समझ में ये नहीं आई कि इस बजट के अंदर IMF की कौन सी शर्त इन्होंने मानी है। तो अभी आगे चल के इसको बात करते हैं कि क्या क्या इस बजट के अंदर हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी बात को बड़े गौर से समझें। इतना मज़ा आएगा ना आपको इस बजट की इस वीडियो को सुनने में मेरी, कि मैं कहता हूँ आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ सुने, मतलब हम लोगों को, आवाम को, या मतलब हम लोगों को उन्होंने इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है कि हम शायद बिल्कुल ही जो है ना गए गुजरे, कि हमें समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा सुनिए जी, पहली बात, टोटल बजट है 17,553 अरब रुपए का, ठीक है। बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात, 17,553 अरब रुपए का बजट है। अब इस 17,553 रुपए में से आपका 8,250 अरब वो पैसे हैं जो कर्जों की मद में और सूद की मद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो सूबे हैं, उनको दिया जाएगा तकरीबन 8,206 अरब रुपए, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या हुआ कि अब आप इन दोनों वैल्यूज को मिला लें, 8,250 अरब, 8,206 अरब, ये दोनों अमाउंट्स मिलके तकरीबन 16,500 अरब बन जाता है, ठीक है। टोटल बजट कितना है? 17,553 अरब रुपए का। पीछे जी 1,000 रुपए वज़ीर आज़म का एक ग्रांट अकाउंट होता है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का एक ग्रांट अकाउंट है, 1,000 अरब उसके लिए दिए गए हैं। और वो ग्रांट अकाउंट क्या है कि पुराने ज़माने में बादशाह जो होते थे ना वो अशरफियाँ बांटते थे, तो आजकल डॉलर का ज़माना है, तो वो 1,000 अरब जो है वो शहबाज शरीफ के अंडर आएंगे कि वो जिसको भी चाहे दे सकते हैं, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन 3 चीज़ों में 17,553 अरब रुपए आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद के जो लटरम पटरम मामलात हैं वो गवर्नमेंट किस तरह चलाएगी, तो वो मुझे एक बात याद आ गई कि हमारा मुकाबला जो है वो खलाई मखलूक के साथ है। वो शायद खलाई मखलूक जो है वो इस बजट को कहीं ना कहीं से चलाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं,
दिफा के लिए जो बजट है जिसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आवाम को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान की एक जंग का माहौल हमने देखा, हमारी जो आर्म फोर्सेस थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़े मतलब आप कह लें कि दुगने रिसोर्सेस वाले दुश्मन के साथ हमने उसका जो है वो मुकाबला किया और बड़ा बेहतरीन मुकाबला किया, दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। तो दिफा का बजट मेरे ख्याल में शायद अभी भी कम है, वो है 25-50 अरब, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट देख रहे हैं। फिर उसके बाद 8000 अरब रुपए वो नालायक, नाअहल, निखट्टू गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जो आप कह लें कि खसारे में, उनके खसारों को पूरा करने के लिए 8000 अरब, मतलब नाअहली आप देखें, आप नालायकी देखें कि 8000 अरब बजट में से उन गवर्नमेंट सेक्टर्स को दिया जा रहा है जो खसारे में है। अच्छा, ग्रोथ रेट की बात कर रही है गवर्नमेंट कि ग्रोथ रेट जो है वो 4.2 अगले साल तक जाएगा, और क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट था, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई हमें तो मुल्क डिफ़ॉल्ट मिला, और हम अब उस डिफ़ॉल्ट मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पे गामजन कर चुके हुए हैं। तो जिस टाइम मुल्क डिफ़ॉल्ट था उस टाइम आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6.2 था, आज ये बात हो रही है कि अगले साल तक हम 4.2 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बजट को देखने के बाद ना, ये भी मैं चीज़ें आपको सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ, उसके बाद बजट के ऊपर आता हूँ, क्या चीज़ सस्ती हुई, क्या चीज़ महंगी हुई है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस बजट को सुनने के बाद जो एनालिसिस किया वो ये किया है कि हम इस टाइम एक बनियान और एक धोती में, ठीक है। अगले साल का जो बजट होगा उसमें आपकी बनियान उतरेगी, और उससे अगले साल का जो बजट होगा उसमें आपकी धोती उतरेगी। तो ये 2 साल का मेरे भाई आपके पास टाइम है, आप अपने कपड़ों का बंदोबस्त कर लें, ठीक है, वरना आप जो है वो नंगे होने वाले हैं। अच्छा जी, फिर आप आ जाए मजेदार बात, अवाम मर रही है, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है, चीजें सारी महंगी हो रही हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके बजट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट दोस्त बजट जो है उसके अंदर 72 करोड़ रुपए उनका खर्चा था प्राइम मिनिस्टर का, जिसको बढ़ा के 86 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 करोड़ 44 लाख रुपए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की डिस्पेंसरी के लिए जो है वो दिए जाएंगे, 9 करोड़ रुपए उनकी गाड़ियों के लिए दिए जाएंगे, और 4.5 करोड़ रुपए उनके गार्डन बगीचे के लिए दिए जाएंगे। तो वो एक चीज मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, तो जितना ग्रीन पाकिस्तान है वो प्राइम मिनिस्टर के बगीचे में ही आपको मिलेगा। उसके लिए 4.5 करोड़ रुपया जो है वो बजट के अंदर दिया गया है। मिनिस्टर्स के जो मारात हैं उनके लिए 27 करोड़ रुपए, ठीक है जी। उसके बाद जो इनके मुशीर हैं, मावीन हैं, उनके लिए 6 करोड़ और 11 करोड़ इसमें इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये एक टोटल आप कह लें कि गवर्नमेंट दोस्त बजट जो है वो पेश किया गया है। कहीं पे भी यहाँ पे मुझे IMF की शर्तें नजर नहीं आ रही। IMF यहाँ पे कहीं इनको नहीं कह रहा कि जी आप अपने खर्चे कम करें। जब आवाम की बारी आती है तो IMF कहता है जी अपने खर्चे कम करें, हमारे पास रिलीफ नहीं है देने के लिए और हम रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन अपनी अयाशियों के लिए भरपूर रिलीफ IMF ने दिया इनको। IMF ने कहा जी छोड़ो आवाम को, आप अपनी अयाशियाँ करो, आपके लिए तो रिलीफ ही रिलीफ है। दूसरी मज़ेदार चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं और हमारे जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब और जो चेयरमैन सेनेट हैं गिलानी साहब, उनकी तनख्वाहों में 2 लाख से डायरेक्ट 13 लाख का इजाफा, 13 लाख की उनकी जो है वो तनख्वाहें कर दी गई हैं। तो आज एक जो इजलास हुआ जिसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए सहाफ़ियों के सवालात जवाबात दे रहे थे, तो एक बंदे ने जब ये बात पूछी कि जी ये आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी देखें बात सारी है 2016 से उनकी कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो इस वजह से हमने उनकी तनख्वाहें जो है वो इस दफ़ा बढ़ाई। हमने कहा पिछली सारी कसर निकाल दें और उनकी तनख्वाहें हमने जो है वो 600% हमने उनकी तनख्वाहों को बढ़ा दिया। 37,000 रुपये मिनिमम आप कह लें कि तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट ने रखी है किसी भी आप कह लें कि एम्प्लॉय के लिए। और मुझे 37,000 में फाइनेंस मिनिस्टर जो एक ह्यूज आप कह लें कि मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर एक बड़ा इकोनॉमिक सर्वे उसको पता होता है, उसने बजटिंग कैसे करनी है। फाइनेंस मिनिस्टर की कैपेबिलिटी ये होती है कि उसने बजटिंग कैसे करनी है। 37,000 में आज एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि 37,000 में मुझे आप एक घर का बजट बना के दे दें, तो आए बाय शाये करके उस सवाल का जवाब दे दिया गया। अच्छा, अब आ जाए जी सैलरी के ऊपर। मैंने एक वीडियो बजट आने से पहले बनाई थी जिसपे मैंने कहा था कि बजट में आप लोगों के साथ जो होने जा रहा है वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें आ रही थी जी 20% सैलरी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है। मैंने उस टाइम भी एक बात कही थी कि 10% सैलरीज जो हैं वो बढ़ेंगी। तो सरकारी मुलाजिम जो हैं उनकी 10% सैलरीज बढ़ा दी गई हैं।
वजीर खजाना एक साइड पे कहते हैं जी कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, मईशत हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ वो सैलरीज बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको भी अपनी बात की वो खुद ही जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्योंकि इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमें सैलरीज बढ़ानी है। 10% जो है वो सैलरीज बढ़ी हैं, 7% जो है वो पेंशन बढ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हुई है कि जो 70 साल से आप कह लें कि कम के लोग हैं जो पेंशन दे रहे हैं उनके ऊपर अब टैक्स आयद होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई बंदा सरकारी मुलाजिम वफात पा जाता है तो उसके वफात पाने के 10 साल तक मतलब वफात पाने के 10 साल बाद उसकी जो वाइफ है, जो विडो है, उसको पेंशन मिलेगी। 10 साल के बाद वो पता नहीं मट्टी चाटेंगे या उनके पास कोई मनसलवा उतरेगा, मुझे नहीं पता। 10 साल के बाद वो क्या करेंगे। बड़े मज़ेदार स्टेटमेंट थी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना की कि जी पेंशन जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर का बुनियादी हक है, इस वजह से हम पेंशन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और इस वजह से हम पेंशन को सिर्फ 10 साल की हद महदूद कर रहे हैं। तो वेरी नाइस। उसके बाद जी सैलरी टैक्सेस के ऊपर आ जाएं। जिनकी सालाना 6 लाख रुपए सैलरी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 11,90,999 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो आपका 1% है, और अगर आपका 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाता है, आप 12 लाख पूरी सैलरी ले रहे हैं सालाना, तो आपके ऊपर 2.5% टैक्स हो जाएगा। और उसके बाद जिनकी सैलरी 25 से आप कह लें कि 22 से 25 लाख रुपए थी, उसके ऊपर पहले 25% टैक्स था, वो अब 23% कर दिया गया है। और जिसकी माहाना तकरीबन 3,33,000 रुपए सैलरी है माहाना, उसके ऊपर 27.5% टैक्स लगेगा। तो ये हो गई सैलरीज की बात, सैलरी इंक्रीज की बात, पेंशन्स की बात। अब आ जाओ जी कॉमोडिटीज सारी इंक्रीज हो रही हैं जी। आपका चीनी, घी, तेल, ठीक है, सब चीज़ें इंक्रीज, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जब जीएसटी उसके ऊपर लगा है तो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें सारी महंगी होंगी। कोई चीज़ रोज़मर्रा की जो अशिया है, जो जनरल चीज़ें हैं, जो जनरल स्टोर्स के ऊपर आपको मिलती हैं, उसमें कोई चीज़ आपको सस्ती होती नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आ जाए जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बड़ा शोर व गुल था कि जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम रिलीफ देंगे, कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन को हम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और कंस्ट्रक्शन को जो है वो हम लेवरेज देंगे। तो कोई लेवरेज नहीं है, ना सीमेंट के ऊपर, ना सरिये के ऊपर, कोई उसकी अमाउंट्स में उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दी गई। सीमेंट सरिया कोई सस्ता होने वाला नहीं है, सिगरेट सस्ती होने वाली है। एक साइड पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सिगरेट और वेप के ऊपर पाबंदियां लगाती है और दूसरी तरफ के ऊपर बजट में सिगरेट्स को सस्ता कर दिया जाता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सारे महंगे, दवाइयाँ सारी महंगी। और उसके बाद आप आ जाएं जी पेट्रोलियम के ऊपर। पेट्रोलियम के ऊपर आपकी 2.5 रुपये जो है वो कार्बन लीवी पर लीटर लगा दी गई है और अगले साल वो 5 रुपये पर लीटर हो जाएगी। अच्छा जी, एक बड़ी मज़ेदार बात जो पेट्रोलियम पॉइंट ऑफ व्यू से आई है कि अब आपने ज़रा अगर अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है तो सबसे पहले तो 10,000 रुपये का इंजेक्शन आप अपने लिए तैयार रखें। वो 10,000 रुपये का इंजेक्शन क्या है? अगर कोई बंदा पेट्रोल पैसों से भरवाएगा तो उसको 2.5 से 3 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा मिलेगा। अगर आप कार्ड के जरिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उस रेट के ऊपर पेट्रोल मिलेगा जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक गरीब आदमी है बेचारा, जो मोटरसाइकिल सवारी गरीब आदमी की है, वो अभी पहले 10,000 रुपये अपने तैयार रखे, वो पहले जाए अपना एनटीएन बनाए, फाइलर बनवाए, फाइलर हो 3, 3.5, 4,000 रुपये उसको उसमें लगेगा। उसके बाद वो बैंक अकाउंट जाए, मिनिमम बैंक अकाउंट ओपन होगा 5,000 से। उसके बाद उसका एटीएम कार्ड आएगा, एटीएम कार्ड से वो जो है फिर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकता है। फिर वो बैंक के सालाना जो भी लटरम पटरम चार्जेस हैं वो अलग, उसके ऊपर एक खर्चा और मजीद खोल दिया गया। ठीक है जी, तो ये होगी पेट्रोल की बात कि अब आपने पहले पेट्रोल भरवाने के लिए पहले अपना जो है वो डलवाना है, कार्ड बनवाना है। ठीक है, उसके बाद जी ऑटोमोबाइल के ऊपर आ जाए। लैंड क्रूजर प्राडो 30 से 40 लाख रुपए 2021-22 मॉडल की सस्ती हो गई हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑल्टो है, जो एक मिडिल क्लास आदमी की गाड़ी है, उसके ऊपर 12% से हटा के 18% टैक्स कर दिया गया है जीएसटी। और उसके बाद वो तकरीबन 1.5 से 1,70,000 1,80,000 रुपये जो है वो ऑल्टो की प्राइस बढ़ जाएगी। मजे की बात यह है कि इधर बजट अनाउंस हुआ, उधर फौरन ही सुजुकी कंपनी की नई लिस्ट अपलोड होगी कि भाईजान ये लो 1,70,000 रुपये जो है वो ऑल्टो के ऊपर बढ़ गए हैं। अच्छा जी, अब इसी के साथ आप आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर। बड़े जोर शोर और चीखो पुकार हो रही थी, एफईडी खत्म कर दिया हमने, एफईडी खत्म कर दिया। बेकार तरीन टैक्स था वो, जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। 4 महीने पहले गवर्नमेंट उसको ऐलान कर चुकी है कि एफईडी खत्म कर रहे हैं और इवेंचुअली वो वैसे ही खत्म हो जाना था क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर उसने जो है स्टे लिया हुआ था और हाई कोर्ट का केस उसके ऊपर चल रहा था, तो वो वैसे ही खत्म हो जाना था। जो एक चीज़ की गई है वो ये की गई है
कि स्टैम्प ड्यूटी 4% से 1% कर दी गई है, दोबारा 1% कर दी गई है जो 4% की गई थी। तो जिसकी वजह से जो अब आपकी प्लॉट ट्रांसफर होगी उसके ऊपर आपकी जो फीसेज होंगी, टैक्सेस होंगे, उसके ऊपर प्लॉट या घर जो ट्रांसफर आप कराते हैं उसके ऊपर आपकी थोड़े से टैक्सेस जो है वो कमी हो जाएंगी। और इतना कोई बड़ा रिलीफ मैं नहीं देख रहा हूँ रियल एस्टेट के अंदर, या मैं कहूँ कि कोई बहुत बड़ी या कोई लुटिया फिरने वाली है और बड़ा कोई जो है वो तड़ातड़ रियल एस्टेट चलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। किसान के ऊपर टैक्स, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स, ठीक है, जो एक अनाज किसान बेचारा लगाता है, पूरा साल फसल लगाता है और उसके बाद उसको जब उसकी बारी आती है कि पैसे कमाने की तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है। यंगस्टर्स के लिए कोई चीज़ नहीं, आईटी सेक्टर के लिए कोई चीज़ नहीं। दुनिया आईटी में तरक्की कर रही है, हम आईटी के ऊपर बजट लगाने को तैयार नहीं है। हमने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 18.5 अरब रुपए का सिर्फ और सिर्फ बजट रखा और बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 700 अरब का हमने बजट रखा। तो ये फ़र्क है हमारे इस बजट के और इस माशरे के अंदर कि एजुकेट नहीं करना अपने माशरे को, क्योंकि अगर माशरा एजुकेट हो गया तो वो हमसे सवाल पूछेगा कि भाईजान तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। तो इस वजह से इनको एजुकेशन नहीं देनी, इनको दबाए रखो, इनको नालायक रखो, इनको एजुकेशन नहीं दो, इनको जाहिल रखो ताकि इनके अंदर कोई शऊर ना आए। इस वजह से जो वो बजट है इसका एजुकेशन का वो बहुत कम है। ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगा है ना, ये मुझे इस चीज़ के ऊपर वो है कि ये जो लड़के और बच्चे ई कॉमर्स का काम करते थे ना, सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स के पिक्चर्स डाल रहे, देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, देखो मैंने ये गाड़ी ले ली, देखो मैंने वो गाड़ी ले ली, ठीक है। और उसके बाद जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देखो मैंने यूट्यूब से इतने पैसे कमा लिए, देखो मैंने सोशल मीडिया से इतने पैसे कमा लिए। अब आराम है आपको, सुकून मिल गया आपको कि आपके ई कॉमर्स के ऊपर भी और कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी टैक्स लग गया है। अब सुकून है और हवाएं मारो और छलांगे मारो कि हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया। कोई बंदा रह ना जाए इस मुल्क में जिसके ऊपर टैक्स ना लगे। ये तुम लोगों के साथ जो है ना, वो मैं हकीकतन कहता हूँ कि तुम लोगों की अपनी गलतियां हैं। और लोगों को दिखाओ अपने अकाउंट्स खोल के कि देखो जी हमने इतनी सेल कर ली, हमने इतने पैसे कमा लिए। होना आराम है, ई कॉमर्स के ऊपर भी टैक्स लग गया, ठीक है जी। तो अब आप कोई चीज़ मंगवाएंगे, आपकी कैश ऑन डिलीवरी होगी, उसके ऊपर आप 18% टैक्स देंगे। अगर आपने कोई टीमो से, अली एक्सप्रेस से कोई भी चीज़ मंगवाई उसके ऊपर भी आप टैक्स देंगे। और जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो भाईजान पर मंथ के हिसाब से अब आपसे कुरियर कंपनी जो है वो 18% आपके कैश ऑन डिलीवरी के जितने पार्सल होंगे, जितना आपने बिजनेस किया होगा उसके ऊपर आपको टैक्स काट के अमाउंट वापस करेंगी। एक टाइम आएगा ये जो मोटरवे के ऊपर टूल प्लाजा बने हुए हैं ना, जो पंप बने हुए हैं, यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं, इसको भी यूज करने के ऊपर आप टैक्स देंगे। उसके बाद आपको मूतने की इजाजत होगी, वरना वो भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब आपको आ गया मजा। फिर आ जाए जी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। मतलब अब इस टाइम मैं एक बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लाइट मेरी, पंखे मेरे, बैकग्राउंड मेरा, मेहनत मेरी, वीडियो मैं बना रहा हूँ, कैमरा मेरा, माइक मेरा। मैं ये सारा कुछ जिस टाइम अपलोड करूंगा और मुझे ऑनलाइन अगर कोई पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो मैं उसके ऊपर भी टैक्स दूंगा, ठीक है। मेरा जुर्म ये है कि मेरी जबान है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी ज़बान जो है वो सबसे बड़ा जुर्म है मेरा। तो इस वजह से कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके ऊपर भी अब लग गया है टैक्स, वो है 4%। जो भी आपकी ऑनलाइन अमाउंट अब आएगी उसके ऊपर आपको 4% टैक्स लगेगा सोशल मीडिया से। अनरजिस्टर्ड बिजनेस जितने भी हैं जी उनको ऊपर घेरा तंग है और उनको बंद करने की तैयारी कर ली गई है, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करने की तैयारी कर ली गई है, उनका सामान जो है वो जब्त करने की तैयारी कर ली गई है। तो इस वजह से अगर आपने आपको बिजनेस करना है तो उसको रजिस्टर्ड कराना है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा। अब आ जाए जी सोलर पैनल्स के ऊपर। सोलर पैनल्स के ऊपर बात करने से पहले ना मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। एक गाँव था, उस गाँव में जो चौधरी साहब थे ना वो फैसले करते थे, पंचायत बनाते थे और पंचायतों में बैठाते थे और पंचायतों में फैसले करते थे। उनका जो बेटा था ना वो उस इलाके का थानेदार था। तो चौधरी साहब जो है वो सजाएं सुनाते थे और बेटा जो है उसको सजाओं को कह लें यकीनी बनाता था। तो अब जो सोलर पैनल की कहानी है ना वो ये है कि बाप प्राइम मिनिस्टर हो और बेटा अगर सोलर पैनल का बहुत बड़ा इम्पोर्टर हो तो वो पहले एफईडी ख़त्म करवाता है, सेल्स टैक्स ख़त्म करवाता है सोलर पैनल्स के ऊपर। मार्केट में सोलर पैनल्स की बम्बार हो जाती है, सप्लाई एंड डिमांड का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सोलर पैनल की डिमांड बहुत कम है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की पिछले कुछ अरसे में प्राइसेस जो है वो कम हुई। अब पॉइंट ये है कि उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया ताकि इंपोर्ट जो है वो सोलर पैनल्स की ज़्यादा ना हो सके और जो सामान ऑलरेडी इस मुल्क में मौजूद है सोलर पैनल का उसको महंगे दामों में बेचा जा सके। तो जिस टाइम चौधरी गांव का हो और थानेदार उसका बेटा हो तो चारों पांचों उंगलियां घी उसमें घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला हिसाब है। सोलर पैनल के ऊपर 18% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है।
फाइलर, नॉन फाइलर बड़े मुश्किलात में। नॉन फाइलर बंदा 50,000 से ज़्यादा की कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, कोई जायदाद नहीं ले सकता, कोई गाड़ी नहीं ले सकता। और जो फाइलर है उसके ऊपर अब अगर वो लाख रुपए निकालेगा तो 1200 रुपये गवर्नमेंट को देगा, बेशक वो बैंक से निकलवाए, बेशक वो ATM से निकलवाए। तो ये एक टोटल आप कह लें कि लुबो-लुबाब है आपके इस बजट का। अब आ जाए जी कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नस्लों की जो वो बात करते थे कि जी नस्लें बचाएं, तो उन्होंने वाकई कुछ नस्लें बचाई हैं। वो नस्लें किसकी हैं? वो हैं कॉकरोचों की, वो हैं चुकलियों की, वो हैं मक्खियों की, वो हैं मच्छरों की। क्योंकि जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। तो अब जब कीड़े मार दवाइयाँ महंगी होंगी तो ऑब्वियसली कोई कीड़े मार दवाइयाँ लेगा नहीं। तो जब कीड़े मार दवाइयाँ कोई लेगा नहीं तो वो कीड़ों को मारेगा भी नहीं। तो इन चीज़ों की जो है, इन कीड़े मकोड़ों की नस्लें शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट में, और जो हमारे वजीर खजाना है उन्होंने इस बजट में कीड़े मकोड़ों की नस्लें जो हैं वो बचा ली हैं। क्योंकि मेजॉरिटी खवातीन होती थी, कहीं पे भी कोई चीज़ नजर आई तो स्प्रे किया, वो मर गई। तो अब जाहिर बात है जब स्प्रे नहीं होगा, कीड़े मार दवाइयाँ नहीं होंगी, तो वो मर्दों को कहेंगे कि कॉकरोच मार दें, छुट्टियाँ मार दें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनको मारते फिरें, तो जिसकी वजह से अब उनकी नस्लें जो हैं वो बच जाएंगी। तो बहुत अच्छा एक इकदाम है गवर्नमेंट का कि हमारा नहीं तो चलो कम से कम कीड़े मकोड़ों का ख्याल है कि जी दवाइयाँ महंगी कर दो ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना मरे। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ बजट। ये आपको एक पूरी बजट की एक होल स्टोरी जो है मैंने बता दी है कि बजट के अंदर आपके साथ क्या हो रहा है। आने वाला वक्त बहुत बुरा है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि 2026 के बजट में आपकी बनियान उतर जानी है और 2026 के बजट में आपकी धोती उतर जानी है। आने वाला वक्त बहुत बुरा है। और इस बजट के अंदर जैसे कि हम सबको पता था कि हमारे लिए कुछ नहीं है, और बाकी ऐसा हुआ कि आवाम के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, और महंगाई मजीद बढ़ेगी। मजीद बुरे टाइम के लिए आप लोग तैयार रहें। और मतलब आई एम टोटली आप कह लें कि स्पीचलेस। मैं इस बारे में क्या बात करूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और बाहर निकलता हूं, लोगों के मसले मसाइल सुनता हूं, लोग मेरे पास अपने मसले मसाइल लेके आते हैं तो यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा से पनाह मांगता हूँ, खुदा से रहम की भीख मांगता हूँ कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, कि क्या अजाब है हमारे सिर के ऊपर इन हुक्मरानों की शक्ल में। तो अपने आप को भी हमने ठीक करना है, अपनी भी इस्लाह करनी है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो बहुत भयानक है। और हर वो काम हम कर रहे हैं जिससे हमें मना किया गया है कुरान में, दीन में। और जाहिर सी बात है जब हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, दीन की नाफरमानियाँ करेंगे, कुरान की नाफरमानियाँ करेंगे, उसकी बेरुमती करेंगे, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह का अज़ाब तो फिर हम कहीं ना कहीं से देखेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब लोगों का हाफिज़ व हामी व नासिर हो, इस दुआ के साथ कि हम अपनी असलाह कर सकें, इस दुआ के साथ हम अपने आप को एक अच्छा शहरी बना सकें, इस दुआ के साथ कि हम अपने आप को अच्छा कैरेक्टर बना सकें। अगर हम अपनी असलाह कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपनी आप कह लें कि सोच को चेंज कर लेंगे, तो शायद हम किसी इनकलाब की तरफ चले जाएं। वरना ये इसी तरह चलेगा, हमारी नस्लें इसी तरह ही ये सारी चीज़ें देखती रहेंगी। और अगले जो कुछ बजट होंगे उसमें फिर जो है वो आप मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। 1 2 3 बजट ही हैं जो आप बर्दाश्त कर लेंगे शायद, उससे अगले जो बजट होंगे वो फिर आपकी बर्दाश्त से बाहर होंगे। अल्लाह पाक हम सब लोगों की खैर रखे। बहुत शुक्रिया।